नमस्कार सभी विद्यार्थियों का स्वागत आज की क्लास में। और जैसा कि आप जानते हैं, हम चर्चा कर रहे हैं एक निबंध पर। कविता क्या है, इसके दो भाग में हम थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके हैं और अब अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग बातचीत करेंगे। आज हमारा जो पहला बिंदु है वो मार्मिक तथ्य है। मार्मिक की मैंने चर्चा पहले की थी कि मार्मिक का मतलब क्या है। मर्म का मतलब होता है हृदय, और हृदय से संबंधित होता है वो मार्मिक कहलाता है। जैसे समाज से संबंधित होता है वो सामाजिक कहलाता है, इतिहास से संबंधित होता है वो ऐतिहासिक, और वेद से संबंधित होता है वो वैदिक कहलाता है। उसी प्रकार से मर्म प्लस इक से मार्मिक शब्द बना है। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हृदय को छू जाती है, उसमें थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। शुक्ल जी करते हैं, हम तो क्या करेंगे। तो इसमें वो उसी बिंदुओं पे बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने ये चर्चा की थी और निबंध में कि कविता है वो तीन क्षेत्रों में पाई जाती है, नर क्षेत्र में, बाह्य प्रकृति क्षेत्र में और समस्त चराचर जगत क्षेत्र में। तो हमने उसकी चर्चा भी की थी। उसी में से कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो मर्म स्थल को छू सकती है। एक खास बात यह है कि कविता उन्हीं प्रसंगों की सबसे अधिक और सबसे अच्छी कविता हो सकती है जो मार्मिक प्रसंग हो। शुक्ल जी ने अपने इतिहास में भी इस बात पे जोर दिया कि तुलसीदास को मार्मिक प्रसंगों की पहचान है। ठीक है, मनुष्यतर प्रकृति के बीच निबंध को पढ़ना शुरू करते हैं। असल में एक खास बात यह भी कि ये जो निबंध हम पढ़ रहे हैं इसमें कोई यूं पढ़ाने का ऐसा कोई विशेष डायग्राम नहीं है, विशेष कोई स्ट्रेटेजी हम जिसको कहें कि एक रूपरेखा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसी मेरे दिमाग में बात आएगी, जैसी मेरी मति और जैसी योग्यता है वैसी चर्चा मैं करता हूँ। इसलिए इसका नाम है खुली चर्चा। तो जितना जहां हम जाना चाहें वहां हम जा सकते हैं, आप भी जैसा चाहें सोच सकते हैं। मनुष्यतर प्रकृति, तो इसकी चर्चा हमने पहले की थी। मनुष्यतर, तो हमने कहा था, शुक्ल जी ने कहा था कि कविता पहली बात तो नर क्षेत्र में पाई जाती है, मनुष्य के क्षेत्र में पाई जाती है, मनुष्य के आसपास पाई जाती है। दूसरा फिर मनुष्यतर यानी मनुष्य से भिन्न, मनुष्य प्लस इतर शब्द से बना है। इतर का मतलब भिन्न। तो मनुष्य से इतर यानी प्रकृति के बीच रूप व्यापार, प्रकृति के बीच के रूप व्यापार। हालांकि शुक्ल जी चाहते तो यहां से स्टार्ट कर सकते थे, प्रकृति के बीच के रूप व्यापार, लेकिन वो कहते हैं मनुष्यतर यानी मनुष्य से भिन्न। मनुष्यतर प्रकृति के बीच के रूप व्यापार कुछ भीतरी भावों तथा तथ्यों की भी व्यंजना करते हैं। असल में प्रकृति के रूप और व्यापार, ये दो शब्द बार बार आ रहे हैं। रूप का मतलब है जो दिखाई देता है, व्यापार का मतलब है क्रियाकलाप। जैसे फूल हमें दिखाई दिया वो रूप है, फूल हिलता हुआ दिखाई दिया वो व्यापार है। तो फूल दिखाई देता है तो हम ये नहीं कह सकते यह फूल है। फूल हिलता हुआ दिखाई देता है तो हम केवल इतना ही कहेंगे क्या कि फूल हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम केवल इतना ही कहते हैं तो वो कविता नहीं है। कविता में फूल के भीतर कुछ सौंदर्य है, कुछ बात है, वो भी नजर आती है। इसी बात को लक्ष्य लेकर वो कहते हैं कि प्रकृति के बीच के रूप व्यापार कुछ भीतरी भावों तथा तथ्यों की भी व्यंजना करते हैं। अच्छा, जब उन्होंने लिखा मनुष्यतर, इसका मतलब पशु पक्षी जीव जंतु इसी कैटेगरी में आएंगे। नर क्षेत्र का मतलब है केवल इंसानी कविता, और मनुष्यतर का मतलब है मनुष्य से भिन्न जो भी बच गया, पशु पक्षी जीव जगत जंतु, पहाड़ नदियां झरने आदि सब। तो वो केवल रूप और व्यापार हमें दिखाई नहीं देते, उसके भीतर जो बात है उसकी भी कभी कभी कविता में व्यंजना होती है। पशु पक्षियों के सुख दुख, हर्ष विषाद, राग द्वेष, तोष क्षोभ, कृपा क्रोध इत्यादि भावों की व्यंजना जो उनकी आकृति चेष्टा शब्द आदि से होती है। जैसे मान लो आपने एक बंदर को देखा, और एक बंदर को देखा जो आपने फल दिया उससे वह संतुष्ट है, तो उसके भीतर का भाव है संतुष्ट, वो कविता में आएगा। एक बंदर को आपने नहीं दिया तो वो क्रोधित है, तो उसके भीतर का क्रोध कविता में आएगा। लेकिन ये जो सारे भाव है, इनकी व्यंजना जो कविता में होती है वो हमें कहाँ से मालूम पड़ती है? उनकी आकृति चेष्टा आदि से मालूम पड़ती है। और कौन कौन से भाव हमें दिखाई देते हैं मनुष्यतर प्रकृति में? ये भाव दिखाई देते हैं सुख दुख हर्ष विषाद राग द्वेष आदि। वह तो प्राय बहुत प्रत्यक्ष होती है। कवियों की उन पर अपने भावों का आरोप करने की आवश्यकता प्राय नहीं होती। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कवियों के उन पर अपने भावों का आरोप करने की आवश्यकता प्राय नहीं होती। कभी कभी प्रकृति पर
या मनुष्यतर प्रकृति है उस पर हम आरोप भी करते हैं। किस तरह के आरोप? यहाँ एक उदाहरण दिया गया, मैं ऐसा उदाहरण और भी बताऊंगा आपको। यहाँ एक उदाहरण दिया गया कि कौवा सवेरे होते ही बोलना शुरू कर देता है, ठीक है, चिल्लाने लगता है, क्योंकि कौवे को लगता है कि जैसे सूर्य ने अंधेरे को निगल लिया तो हम भी तो काले हैं, कहीं सूर्य हमें नहीं निगल ले। इसलिए कवि लोग कहते हैं कि सूर्य उदय होते ही कौवे चिल्लाने लगते हैं। ये बात किसने तय की? ये कवि ने तय की, ये मनुष्य ने तय की। तो ये एक प्रकार से उस कौवे पर चिल्लाने का एक आरोप है कि वह क्यों चिल्लाता है। ऐसी भाषा में बहुत सारी गड़बड़ है। जैसे हमारे यहाँ लोकल में कहा जाता है अक्ल बिना ऊंट उबाड़ा। उबाड़ा का मतलब जिसके पैर में जूती नहीं हो, कि ऊंट के पैर में जूती इसलिए नहीं है क्योंकि ऊंट की अक्ल नहीं है। अच्छा, ये बात किसने तय की? जब यह कहावत में आई बात कि अक्ल के बिना ऊंट है वो बिना जूते के घूमता है, तो जब यह कहावत में बात आई तो किससे पूछा गया? ऊंट से तो नहीं पूछा गया होगा। किसने तय कर दी ये बात? तो मनुष्य ने तय कर दी ये बात। अगर कोई इस तरह से अगले को जाने बिना ही हम किसी पर तय कर देते हैं तो वो उन पर हम आरोप लगा रहे हैं। शुक्ल जी यही बात करें, कभी कभी कवि अपने भावों का आरोप कर देता है, लेकिन अगर हम उसकी आकृति, चेष्टा आदि को देखकर उसके भीतर के मर्म को समझें तो फिर हमें अपने भाव को आरोप करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऊंट को देखोगे, ऊंट के बारे में कोई बात कहोगे, ऊंट की मर्म को समझोगे कि ऊंट अब दुखी है, सुखी है, खुश है, प्रसन्न है, वो क्या है, अगर उस पर कविता लिखोगे तो फिर आपको अपना भाव आरोपित करने की जरूरत नहीं है, अगले का भाव कविता में आएगा जिसका वर्णन आप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऊंट को नहीं समझते हैं तो फिर आप अपने भाव का आरोप करेंगे कि वैसा इसलिए कर रहा होगा। ठीक है, कवियों के उन पर अपने भावों का आरोप करने की आवश्यकता प्राय नहीं होती। तथ्यों का आरोप या संभावना अलबत्ता वे कभी कभी किया करते हैं। कभी कभी कवि अपनी तरफ से बात जोड़कर जानवरों के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में यूं ही बातें कहा करते हैं, पर इस प्रकार का आरोप कभी कभी कथन को काव्य के क्षेत्र के से घसीटकर सुक्ति या सुभाषित के क्षेत्र में डाल देता है। अब यह आपको बात समझनी पड़ेगी। दो क्षेत्र हो गया, एक हो गया काव्य क्षेत्र और एक हो गया सुक्ति क्षेत्र। सुक्ति उसको कहेंगे जो बात दिखने में अच्छी तो लगती है लेकिन वो कविता नहीं हो सकती। जैसे हमारे यहाँ प्रार्थना में अनमोल वचन, उपदेशात्मक वचन, ज्ञान की बातें सुबह सुबह व्हाट्सएप में आती है गुड मॉर्निंग के साथ, वो सारी सुक्तियां तो है लेकिन वो कविता नहीं है। शुक्ल जी कहते हैं कि कभी कभी होनी चाहिए कविता लेकिन वो सुक्ति बन के रह जाती है। अभी अभी एक कवि ने कहा कि कौवे सवेरा होते ही इसलिए चिल्लाने लगते हैं ताकि कौवों को लगता है कि सूर्य काला समझकर, क्योंकि वह काले को निगल देता है, अंधेरा काला होता है, उसको उसने निगल लिया तो हम भी तो काले, हमें कहीं नहीं निगल ले। यह आरोप कवि का खुद का है, यह सोच कवि की खुद की है। कौवे इसलिए नहीं चिल्लाते। अगर कोई कवि इस प्रकार की बात करता है तो फिर वह बात कविता से निकल कर घिसट कर उसको सुक्ति क्षेत्र में डाल दिया जाता है। तो असल में कविता प्रकृति के संबंध में दो प्रकार की हो गई, इस हिसाब से बात की जाए तो भाई प्रकृति के संबंध में दो प्रकार की कविता होगी। देखो, प्रकृति के बारे में, प्रकृति का मतलब मनुष्यतर प्रकृति, अभी हमने जिसकी चर्चा की, जिसमें जीव जंतु, पशु पक्षी, झरने, नदियां, पेड़ आदि सब बातें, उसके बारे में एक कविता हो सकती है आरोपित। आरोपित का मतलब है कि जैसे अभी हमने कहा कि ऊंट पर बिल्कुल अक्लहीन होने का आरोप लगा दिया कवि ने, यह आरोपित है। और दूसरी कविता हो सकती है मार्मिक। मार्मिक का मतलब है कि वास्तव में प्रकृति के भीतर जो कुछ भाव है उसी का हम वर्णन करें। तो अगर यह आरोपित कविता होगी तो यह किस में जाएगी? सुक्ति या सुभाषित क्षेत्र में। और मार्मिक होगी तो वह काव्य बनेगी। इसी बात को वो कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसको आप क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं तथ्यों का आरोप या संभावना अलबत्ता वे कभी कभी किया करते हैं, यानी अपनी मर्जी से एक संभावना कर लेते हैं। नागमती कहती है कि भंवरे और कौवे इसलिए काले हो गए क्योंकि मेरे भीतर का विरह की अग्नि के कारण ही मेरे धुएं से काले हो गए। इस प्रकार का आरोप कभी वहां पे करता है। तो कभी कभी इस प्रकार की संभावना कभी करते हैं, पर इस प्रकार का आरोप कभी कभी कथन को, यानी बात को काव्य के क्षेत्र से घसीट कर, यानी बाहर निकाल कर सुक्ति या सुभाषित के क्षेत्र में डाल देता है।
अब आगे ये बात कई दूर तक चलेगी, तो आपको पहचान रखनी है कि कौन सी बात सूक्ति या सुभाषित क्षेत्र में जाएगी और कौन सी कविता में जाएगी। अब आगे देखो, जैसे कौवे सवेरा होते ही क्यों चिल्लाने लगते हैं, वे समझते हैं कि सूर्य अंधकार का नाश करता बढ़ा आ रहा है, कहीं धोखे में हमारा भी नाश न कर दे। यह सूक्ति मात्र है, क्योंकि यह कवि की अपनी सोच है, अपना आरोप है। बात यह नहीं है, काव्य नहीं है, जहां तथ्य केवल आरोपित या संभावित रहते हैं। अब इस बात को निशान लगा लो, ये परीक्षा में आ सकती है। वहां वे अलंकार रूप में तो आ सकते हैं, यानी कौवे इसलिए चिल्लाते हैं कि सूरज हमें निगल नहीं जाए काला समझकर। यह बात चमत्कृत तो करती है, ये बात चमत्कार तो पैदा करती है, और चमत्कार पैदा करती है तो सुंदर तो है, अलंकार तो है, लेकिन वो काव्य नहीं है। जहां तथ्य केवल आरोपित या संभावित रहते हैं, वहां वे अलंकार रूप में रहते हैं। पर जिन तथ्यों का आभास हमें पशु पक्षियों के रूप, व्यापार या परिस्थिति में ही मिलता है, वे हमारे भावों के विषय वास्तव में हो सकते हैं। जो हम अपनी तरफ से संभावित कर लें वो सुक्ति कहलाएगी, वो अलंकार तो हो सकती है। पर किसी पशु पक्षी के रूप को देखकर, उसके काम को देखकर, उसकी परिस्थिति को देखकर जो हमें आभास मिलता है, वो असल में हमारे वास्तव में विषय हो सकते हैं। सच्चे विषय वो है। तो सीधी सी बात है, अगर किसी कवि को कविता में अपने मनुष्यतर प्रकृति का वर्णन करना है, तो उसको अपनी सोच पर हटानी पड़ेगी, अपनी संभावनाएं, अपनी सोच, यूं मतलब बिना किसी को अगले को जाने पूछे अपनी संभावना वहां पे मत ला दो। अगर तुमने अपनी संभावनाएं लाद दी तो वो सुक्ति बन जाएगी, वो कविता नहीं है। ठीक है, अगली स्लाइड देखिए क्या कहती है। मनुष्य सारी पृथ्वी छेंकता चला जा रहा है। अब एक बात वो कह रहे हैं कि असल में कविता ये है, मनुष्य सारी पृथ्वी छेंकता चला जा रहा है। छेंकता का मतलब है कि उस पर कब्जा करता जा रहा है। जंगल कट कट कर खेत, गांव और नगर बनते चले जा रहे हैं। पशु पक्षियों का भाग छिनता चला जा रहा है। देखो, छेंकता चला जा रहा है, 5 क्रियाओं का प्रयोग है। बनते चले जा रहे हैं, 5 क्रियाओं का प्रयोग है। छिनता चला जा रहा है, 5 क्रियाओं का प्रयोग है। होता चला जा रहा है, 5 क्रियाओं का प्रयोग है। आप ये तो कहीं भी देख सकते हैं। मैं इस विशेषता की ओर इसलिए इशारा कर रहा हूं कि संयुक्त क्रियाओं का जैसा प्रयोग रामचंद्र शुक्ल करते हैं, मैंने तो कम पढ़ा है। ठीक है, खैर हम दोबारा पढ़ते हैं। मनुष्य सारी पृथ्वी छेंकता चला जा रहा है। जंगल कट कट कर खेत, गांव और नगर बनते चले जा रहे हैं। पशु पक्षियों का भाग छिनता चला जा रहा है। उनके सब ठिकानों पर हमारा निष्ठुर अधिकार होता चला जा रहा है। वे कहाँ जाए? कुछ तो हमारी गुलामी करते हैं, यानी हमने पिंजड़े में बंद कर रखा है। कुछ हमारी बस्ती के भीतर या आसपास रहते हैं, हमसे थोड़ा बहुत, जैसे गली के कुत्ते आदि, और छीन झपट कर अपना हक ले जाते हैं। हम उनके साथ बराबर ऐसा ही व्यवहार करते हैं मानो उन्हें जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। मनुष्य ने समझ लिया है कि पूरी पृथ्वी पर केवल उनका अधिकार है। इन तथ्यों का सच्चा आभास हमें उनकी परिस्थिति में मिलता है। यानी असल में हमें उनके कंडीशन को देखना चाहिए, उससे मालूम पड़ेगा उनके मन में क्या है, उनके मन में भाव क्या है। अतः उनमें से किसी की चेष्टा विशेष में इन तथ्यों की मार्मिक व्यंजना की प्रतीति काव्यानुभूति के अंतर्गत आएगी। किसी की चेष्टा विशेष में तथ्यों की मार्मिक व्यंजना की प्रतीति, उसके अगर कोई वो गतिविधि करता है तो उसमें से भीतर से क्या भावना निकल के आ रही है, उसकी प्रतीति काव्यानुभूति में आएगी। तुम अपनी तरफ से कुछ भी सोच लो, वो काव्यानुभूति में नहीं आएगी। यदि कोई बंदर हमारे सामने से कोई खाने पीने की चीज उठाकर ले जाए और किसी पेड़ के ऊपर बैठा बैठा हमें गुड़की दे, तो काव्य दृष्टि से हमें ऐसा मालूम हो सकता है। अगर कोई बंदर हमसे छीन के ले जा रहा है कोई चीज और पेड़ पे बैठा बैठा हमें धमका रहा है, तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है? ठीक है, वो कह रहा है देते हैं गुड़की है अर्थ ओज भरी हरी। हरी का मतलब बंदर, ये बंदर है, वो ओज भरी, एक जोश से भरी हुई गुड़की हमें देते हैं। जीने का हमारा अधिकार क्या न गया रहे, पर प्रतिषेध के प्रसार बीच तेरे नर। क्रीड़ा में जीवन उपाय है हमारा यह, दानी जो हमारे रहे वे भी दास तेरे हुए। उनकी उदारता भी सकता नहीं तू सह, फूली फली उनकी उमंग उपकार की तू। छेंकता है जाता हम जाएं कहाँ तू ही कह। यानी बंदर कह रहा है कि हम कहाँ जाएं, तू ही कह। तो मुझे लगता है कि यहाँ एक कविता का उदाहरण है, हालांकि कवि का नाम नहीं है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पेड़ पौधे लता गुल्म आदि भी इसी प्रकार कुछ भावों या तथ्यों की व्यंजना करते हैं। कवि को वो भाव और तथ्य पहचानने चाहिए। हर प्रकृति में हिलती हुई गतिमान चीज है, वो कोई ना कोई भाव व्यक्त कर रही है।
कवि को उन भावों को पहचानना चाहिए। अपनी तरफ से उलूल जुलूल आरोप नहीं करने चाहिए। अपनी तरफ से कोई भी आरोप किया जाएगा वो संभावित आरोप सुक्ति कहलाएगा, वो कविता नहीं कहलाएगा। ये बात वो कह रहे हैं, कभी काफी देर से यही बात हो रही है। पेड़ पौधे लता गुल्म आदि भी इसी प्रकार कुछ भावों या तथ्यों की वंदना करते हैं जो कभी कभी कुछ गूढ़ होती है। सामान्य दृष्टि भी वर्षा की झड़ी के पीछे उनके हर्ष और उल्लास को, ग्रीष्म के प्रचंड आतम में उसकी शिथिलता और म्लानता को, देखो मौसम के अनुसार भी चीजें भाव व्यक्त होते हैं, ठीक है। जैसे वर्षा की झड़ी के पीछे हर्ष और उल्लास छिपा हुआ है, ग्रीष्म के प्रचंड धूप के पीछे शिथिलता और म्लानता छुपी हुई है, शिशिर के कठोर शासन में उसकी दीनता को, मधुकाल में उसके रस उन्माद को, उमंग और हास को, प्रबल बात नहीं है ये वात है, वात यानी वायु, प्रबल वात के झकोरों में उसकी विकलता को, प्रकाश के प्रति उनकी ललक को देख सकती है। इस प्रकार यानी हम प्रकृति की किसी भी क्रियाकलाप में कोई भाव देख सकते हैं। यहाँ ये प्रश्न नहीं आएगा कि गर्मी में आप क्या देखते हो, सर्दी में क्या देखते हो, ये प्रश्न यहाँ पे नहीं उठेगा। इसी प्रकार भावुकों के समक्ष वे अपनी रूप चेष्टा आदि द्वारा कुछ मार्मिक तथ्यों की वंदना करते हैं। हमारे यहाँ के पुराने अनुक्तिकारों ने कहीं कहीं इस वंदना की ओर ध्यान दिया है। कहीं कहीं का मतलब यह है कि बहुत जगह उन्होंने अपनी भावना का आरोप भी कर दिया है। उनकी रूप चेष्टा या परिस्थिति से तथ्य चयन नहीं, पर उनकी विशेष परिस्थितियों की ओर भावुकता से ध्यान देने पर बहुत से मार्मिक तथ्य हमारे सामने आते हैं। आप किसी भी प्रकृति जगत में किसी भी वस्तु को, किसी फूल को, किसी बगीचे को, किसी बंदर को, किसी झरने को, किसी नदी को देखें और उनकी विशेष परिस्थितियों को देखोगे तो बहुत ध्यान देने पर उसमें से बहुत सी ऐसी मार्मिक और भावुक बातें वहां से निकलकर सामने आती, तो जरूरत है उसको देखने की। कोसों तक फैले कड़ी धूप में तपते मैदान के बीच अकेला वटवृक्ष दूर तक छाया फैलाए खड़ा है। हवा के झोंकों से उसकी टहनियां और पत्ते हिल हिल कर मानो बुला रहे हैं। हम धूप से व्याकुल होकर उसकी ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उसकी जड़ के पास एक गाय बैठी आंख मूंदे जुगाली कर रही है। हम लोग भी उसी के पास आराम से जा बैठते हैं। इतने में कुत्ता जीभ बाहर निकाले हाँफता हुआ उस छाया के नीचे आता है और हम में से कोई उठकर उसे छड़ी लेकर भगाने लगता है। अब देखो पहले वहां कौन है? वटवृक्ष है। वटवृक्ष ने हमें बुला के छाया देगा, हाँ मेरे नीचे बैठ जा। उसके नीचे एक गाय भी बैठी हुई है और हम जाके वटवृक्ष के नीचे बैठ गए। इतने में कुत्ता आता है और वो भी उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठना चाहता है, लेकिन हम कहते नहीं, यह हमारा अधिकार है। तो प्रकृति ने तो तुम्हें दिया, आओ भाई तुम भी छाया में बैठो, और तुम्हारा कुछ है ही नहीं। बरगद के पेड़ की छाया पर तुम्हारा क्या? तुमने पैदा किया क्या? वो नहीं किया, लेकिन जैसे तुम उसमें जाके बैठे तुमने अपने अधिकार समझ लिया, तो कुत्ते को वहां से भगा रहे हो, तुम यहां से भागो, नहीं बैठ सकते। तो एक तो वो है जो तुम्हें देता है और एक तुम हो, तुम्हारा नहीं है फिर भी तुम उसको भगा रहे हो। जैसे कई बार हम देखते हैं कि बस में कोई आदमी बैठता है, कभी ये बहुत सामान्य वाकया है। जैसे मान लीजिए एक महिला है, वो बस में खड़ी है, मैं महिला विरोधी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कॉमन बात है, कोई भी सवारी की बात हम कर सकते हैं। तो जैसे उसको सीट नहीं मिल रही है तो वो कह रहा है थोड़ा थोड़ा खिसक जाओ, है ना, तो 3 की सीट पे हम 4 लोग बैठ जाएंगे बस, है ना, मैं परेशान हूँ, मेरे घुटने में दर्द है, तो 3 लोग खिसक के 4 की जगह बनाते हैं, उसको एक को बिठा लेते हैं। फिर आगे जैसे एक सवारी उतर जाती है तो वह चौड़ा होके बैठ जाता है, और फिर कोई आता है, कोई कहता है यार थोड़े खिसक जाओ, बोले क्यों, दिखाई नहीं देता? 3 की सीट पर 3 लोग बैठे, हमने किराया नहीं दिया क्या? तो ऐसा बहुत सारी सवारियों के साथ ऐसा होता है, तो ऐसा ही यहाँ पे हो गया, ठीक है। इस परिस्थिति को देखकर हम में से कोई भावुक पुरुष उस पेड़ को इस प्रकार संबोधन करे तो कर सकता है, काया की न छाया यह केवल तुम्हारी द्रुम। हे पेड़, तुम्हारी यह काया की केवल छाया नहीं है, अंतस के मर्म का प्रकाश यह छाया है, तुम्हारे भीतर का यह प्रकाश है। तुमने जो फैला रखी है वो केवल छाया नहीं है, ये तुम्हारे भीतर का प्रकाश है, यानी सब लोगों के प्रति अपनापन है। केवल छाया नहीं है, ये सब लोगों के प्रति अपनापन है। भरी है इसी में वह स्वर्ग स्वप्न धारा अभी, जिसमें न पूरा पूरा नर बह पाया है। तुम्हारे भीतर जो भाव है वो स्वर्गीय भाव है, वो सुंदर भाव है। हालांकि मनुष्य अभी इस भाव को प्राप्त अभी तक नहीं कर पाया है, वो स्वार्थी है। शीत सार शीतल प्रसार यह छाया धन्य, प्रीति सा पसारे इसे कैसी हरि काया है। तुमने प्रेम के जैसा इसका प्रसार कर रखा, कैसी शीतलता छाया है। हे नर, तू प्यारा इस तरु का स्वरूप देख। हे मनुष्य, इस पेड़ का प्यार से भरा हुआ ऐसा स्वरूप देख, सबको अपनाने वाला ऐसा स्वरूप देख। देख फिर घोर रूप तूने जो कमाया है। हे मनुष्य, फिर तू अपने को देख, तूने कैसा घोर रूप कमाया है। इस पेड़ ने तुम्हें छाया दी
और अब पेड़ के नीचे को दूसरा आना चाहता है तो उसे आने नहीं देता, तो क्रूर है। ठीक है, तो ये मार्मिक बात है। ठीक है, ये असल में एक छोटी सी बात, एक छोटी सी घटना है, उससे ये संदेश लिया गया, ये एक भाव की वंदना की गई है। ये काव्य क्षेत्र की बात आती है। ऊपर नर क्षेत्र और मनुष्य क्षेत्र सजीव सृष्टि के क्षेत्र का उल्लेख हुआ है। देखो, नर क्षेत्र एक और मनुष्य क्षेत्र दो प्रकार के हो सकते हैं, सजीव और निर्जीव। शुक्ल जी कहते हैं अभी मैंने दो लोगों की बात की, एक तो नर क्षेत्र की बात की है और मनुष्य क्षेत्र प्रकृति में सजीव और निर्जीव दोनों की बात हो सकती है, लेकिन मैंने अभी तक सजीव की बात की है। ऊपर नर क्षेत्र और मनुष्य क्षेत्र सजीव सृष्टि के क्षेत्र का उल्लेख हुआ है। काव्य दृष्टि कभी कभी तो इन पर अलग अलग रहती है और कभी कभी समष्टि रूप में। अब ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत में उन्होंने कहा था काव्य क्षेत्र मुख्यतः नंबर 1 नर क्षेत्र के भीतर रहता है, नंबर 2 मनुष्य क्षेत्र बाह्य प्रकृति के भीतर रहता है और नंबर 3 समस्त चराचर जगत के रूप में रहता है। तो नर क्षेत्र एक है, पहला क्षेत्र है प्रकृति, दूसरा क्षेत्र है जिसमें जीव जंतु भी आते हैं, और दोनों को मिला के अगर रखा जाए तो वो तीसरा क्षेत्र बनता है। तो वो कहते हैं काव्य दृष्टि कभी कभी तो इन पर अलग अलग रहती है, यह नर क्षेत्र पर और प्रकृति में, और कभी कभी समष्टि रूप में समस्त जीवन क्षेत्र पर बनता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि विच्छिन्न दृष्टि की अपेक्षा समष्टि दृष्टि में अधिक व्यापकता और गंभीरता रहती है। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। विच्छिन्न दृष्टि का मतलब है कि कोई कवि अगर केवल मनुष्य के बारे में बात करे तो वो दृष्टि अधूरी है, कोई कवि केवल प्रकृति के बारे में बात करे तो वो दृष्टि अधूरी है। तो संपूर्ण या पूर्ण दृष्टि कौन सी है? वो है जो दोनों को मिला के बात करती है। इसलिए वो कहते हैं कि विच्छिन्न दृष्टि यानी बिखरी हुई दृष्टि की अपेक्षा समष्टि दृष्टि, जिसमें मनुष्य भी आता है और प्रकृति भी आती है, एक क्षेत्र भी आता है और बी क्षेत्र भी आता है, उसमें अधिक व्यापकता और गंभीरता रहती है। काव्य का अनुशीलन करने वाले मात्र जानते हैं कि काव्य दृष्टि सजीव सृष्टि तक ही बंधी हुई नहीं रहती, वह प्रकृति के उस भाग की ओर भी जाती है जो निर्जीव या जड़ कहलाता है। भूमि, पर्वत, चट्टान, नदी, नाले, टीले, मैदान, समुद्र, आकाश, मेघ, नक्षत्र इत्यादि की रूप गति आदि से भी हम सौंदर्य, माधुर्य, भीषणता, भव्यता, विचित्रता, उदासी, उदारता, संपन्नता इत्यादि की भावना प्राप्त करते हैं। देखो भाव देखो आप, सौंदर्य, माधुर्य, भीषणता, भव्यता, विचित्रता, उदासी, उदारता और संपन्नता, ये सभी भाव हमें केवल मनुष्य और सजीव प्रकृति में ही नहीं मिलते, निर्जीव में भी मिलते हैं, और सच्चा कवि उनमें भी जाता है, ये कहना चाहते हैं शुक्ल जी। कड़कड़ाती धूप के पीछे उमड़ती हुई घटा की श्यामल स्निग्धता और शीतलता का अनुभव मनुष्य क्या पशु पक्षी पेड़ पौधे तक करते हैं। अपने इधर उधर हरी भरी लहलहाती प्रफुल्लता का विधान करती हुई नदी की अविराम जीवन धारा में हम द्रवीभूत औदार्य का दर्शन करते हैं। औदार्य का मतलब महानता, उदारता का दर्शन करते हैं। यहाँ इस लाइन में वो ये कहना चाहते हैं कि हम केवल मनुष्य और सजीव में नहीं, ऐसी प्रकृति की समस्त क्षेत्र में, चाहे वो नदियां हों, पेड़ हों, झरने हों, हम सबसे भाव प्राप्त करते हैं और हमें करना चाहिए। पवन की ऊंची चोटियों में विशालता और भव्यता का भाव ग्रहण करते हैं। पाल विलोड़ित जल प्रसार में क्षोभ और आकुलता का, विकीर्ण घन खंड मंडित यानी फैले हुए बादलों के टुकड़ों के बीच रश्मि रंजित सांध्य दिगंचल में, रश्मि रंजित यानी किरणों से रंजित सांध्य दिगंचल में चमत्कार पूर्ण सौंदर्य का, ताप से तिलमिलाती धरा पर धूल झोंकते हुए अंधड़ के प्रचंड झोंकों में उग्रता और उच्छृंखलता का, बिजली की कंपाने वाली कड़क और ज्वालामुखी के ज्वलंत सपोर्ट में भीषणता का आभास मिलता है। तो सब में अलग अलग आभास है। आप बिजली देखोगे चमकते, उसमें अलग आभास मिलेगा। आप धूप को देखोगे तो अलग आभास मिलेगा। आप शाम के आकाश को देखोगे तो अलग आभास मिलेगा। सबका अलग अलग आभास है। ये सब विश्वरूपी महाकाव्य की भावनाएं या कल्पनाएं हैं। स्वार्थ भूमि से परे पहुंचे हुए सच्चे अनुभूति योगी या कवि इसके दृष्टा मात्र होते हैं। जो अपने स्वार्थ में बंधा हुआ है, जिसका हृदय बंधा हुआ है, वो इन तक इस आभास को प्राप्त नहीं कर सकता। जिसका हृदय खुला है, जो सच्चा कवि है, जो भावुक हृदय कवि है, जो मार्मिक को पहचानता है, जो किसी पर आरोप नहीं करता, जो किसी भी चीज या किसी वस्तु या किसी प्रकृति, किसी रूप या व्यापार को देखता है तो उसमें महसूस होता है कि उसमें क्या है, अपनी तरफ से वह आरोप नहीं करते, ऐसे कवि उसको देखते हैं। जड़ जगत के भीतर पाए जाने वाले रूप, व्यापार या परिस्थितियां अनेक मार्मिक तथ्यों की वंदना करती है। अब ये फिर सूत्र दे दिया उन्होंने, अब ये आ सकता है सूत्र। अभी तक यही बातें हो रही थी। जड़ जगत के भीतर पाए जाने वाले अनेक रूप और अनेक कार्य और अनेक कंडीशन,
अनेक मार्मिक तथ्यों की भी व्यंजना करती है। ये अभी तक वो यही बात कर रहे थे, अभी एक लाइन में लिख दी है बात। जीवन में तथ्यों के साथ उनके साम्य का बहुत अच्छा मार्मिक उद्घाटन कहीं कहीं हमारे यहाँ के अनुक्तिकारों ने किया है। जैसे, अच्छा, साम्य का मतलब क्या है? जैसे फूल में जैसा सौंदर्य है, तो वैसे हमारे यहाँ जैसे नायिका के मुख है, तो नायिका के मुख को देखते हुए उन्हें फूल याद आ जाता है, क्योंकि दोनों में समानता है। तो ऐसा चित्रण बहुत जगह मिलता है। जैसे इधर नर क्षेत्र के बीच देखते हैं तो सुख समृद्धि और संपन्नता की दशा में दिन रात घेरे रहने वाले, स्तुति का खासा कोलाहल खड़ा करने वाले, विपत्ति और दुर्दिन में पास नहीं फटकते। उधर जड़ जगत के भीतर देखते हैं तो भरे हुए सरोवर के किनारे जो पक्षी बराबर कलरव करते हैं, वे उसके सूखने पर अपना रास्ता लेते हैं। देखो, अगर हम नर क्षेत्र की बात करें तो सुख समृद्धि और संपन्नता में जो हमारे साथ रहते हैं, दुख आने पर वो हमसे दूर भाग जाते हैं। ऐसे ही अगर जड़ क्षेत्र की बात करें तो तालाब के किनारे बहुत से पक्षी रहते हैं, लेकिन जब तालाब सूख जाता है सब पक्षी यहां से चले जाते हैं। तो ये साम्य हो गया। तो इस साम्य का प्रयोग बहुत सारे लोगों ने किया है। कोलाहल सुनी खगन के, सरवर जनि अनुरागी, ये सब स्वार्थ के सखा, दुर्दन देई हैं त्यागी। कोलाहल सुन के खगन के, पक्षियों के कोलाहल को सुनकर हे तालाब, जनि यानी मत, अनुरागी यानी प्रेम करना, उनसे प्रेम मत करना। ठीक है, परदेसियों से ना आंखियां में नाला, ये कह रहे हैं वो। ये सब स्वार्थ के सखा, ये सब स्वार्थ के साथी है। दुर्दिन, जब बुरे दिन आएंगे, देई हैं त्यागी, तुम्हें छोड़ देंगे। दुर्दिन देई हैं त्यागी, तो ये तेरो जब जई है, तो यानी जल, जब तेरा जल सूख जाएगा तब तुझे ये छोड़ देंगे। दूर ही ते तजियास, दूर से देखेंगे, अच्छा पानी नहीं है, पास को नहीं आई है, पास कोई नहीं आएगा। तो कुल मिला के प्रकृति में देखा, वही मनुष्यों के भीतर देखा, तो दोनों की बात एक साथ कर दी। ये असल में कौन से प्रकार की कविता है? ये सी क्षेत्र की कविता है, जहां मनुष्य और प्रकृति एक साथ आ रही है। ए कैटेगरी और बी कैटेगरी एक साथ आ रही है। नर क्षेत्र और मनुष्य क्षेत्र, बाह्य प्रकृति, दोनों एक साथ आ रही है। तो ये समस्त चराचर जगत की कविता है। ये शुरुआत में शुक्ल जी ने कहा था कि 3 क्षेत्र कविता में पाए जाते हैं। मुझे लगता है आप बात को समझ रहे होंगे। इसी प्रकार सूक्ष्म और मार्मिक दृष्टि वालों को गूढ़ और व्यंजना भी मिल सकती है। अपने इधर उधर हरियाली और प्रफुल्लता को विधान करने के लिए आवश्यक है कि नदी कुछ काल तक एक बंधी हुई मर्यादा के भीतर बहती रहे। वर्षा की उमड़ी हुई उच्छृंखलता में पोषित हरियाली और प्रफुल्लता का ध्वंस सामने आता है, पर यह उच्छृंखलता और ध्वंस अल्पकालिक होता है और इसके द्वारा आगे के लिए पोषण की नई शक्ति का संचय होता है। उच्छृंखलता नदी की स्थायी वृत्ति नहीं है। यानी नदी में जब बाढ़ आती है तो यूँ लगता है कि नदी प्रचंड हो गई है, उग्र हो गई है, उच्छृंखल हो गई है, लेकिन वो बाद में धीरे धीरे निर्माण करेगी, एक बार नाश करती हुई दिखाई देती है। नदी के स्वरूप के भीतर सूक्ष्म मार्मिक दृष्टि लोक गति के स्वरूप का साक्षात्कार करती है। लोक जीवन की धारा जब तक एक बंधे मार्ग पर कुछ काल तक अबाध गति से चलने लगती है, तभी सभ्यता के किसी रूप का पूर्ण विकास और उसके भीतर सुख शांति की प्रतिष्ठा होती है। जब जीवन प्रवाह क्षीण और अशक्त पड़ने लगता है और गहरी विपस्ता आने लगती है, तब नई शक्ति का प्रवाह फूट पड़ता है, जिसके वेग से उच्छृंखलता के सामने बहुत कुछ ध्वंस भी होता है, पर यह उच्छृंखल वेग जीवन या जगत का नित्य स्वरूप नहीं है। देखो क्या कहा है कवि, पूरी बात में एक ही बात नजर आती है। जैसे कभी कभी कोई नदी भयंकर पानी के साथ बाढ़ का रूप धारण कर लेती है, तो हमें लगता है कि यह तो विनाश करेगी। विनाश नहीं करती, वो नई चीज का निर्माण करती है। इस प्रकार की उच्छृंखलता, इस प्रकार का विनाश करना, यह बाढ़ का स्वरूप नदी की स्थायी वृत्ति नहीं है, उसका स्थायी स्वभाव नहीं है वो। उसी प्रकार इस समाज में जब बहुत समय हो जाता है, तब एक क्रांति पैदा होती है, एक आंदोलन पैदा होता है। हमें लगता है कि समाज में अराजकता आ गई है, मारकाट मच रही है, विनाश हो रहा है, विध्वंस हो रहा है, जबकि वो विनाश और विध्वंस समाज की स्थायी स्वभाव नहीं है, स्थायी वृत्ति नहीं है वो। उसके बाद में समाज में नए का निर्माण होगा। तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार से जड़ जगत चलता है, वैसे ही मनुष्य और प्रकृति भी चलती है, तीनों सब बराबर चलते हैं। ठीक है, पहले कहा जा चुका है कि नर क्षेत्र के भीतर बद्ध रहने वाली काव्य दृष्टि की अपेक्षा, देखो ये बात उन्होंने कह दी। ये तीसरा क्षेत्र क्या आया, समस्त चराचर जगत, और सबसे अच्छी कविता समस्त चराचर जगत की मानी जाएगी, ये पहले उन्होंने कहा है। तो पहले कहा जा चुका है कि नर क्षेत्र के भीतर बद्ध रहने वाली काव्य दृष्टि की अपेक्षा संपूर्ण जीवन क्षेत्र और समस्त चराचर के क्षेत्र से मार्मिक तथ्यों का चयन करने वाली ही दृष्टि उत्तरोत्तर अधिक व्यापक और गंभीर कही जाएगी। सबसे टॉप की कविता कौन सी होगी? सबसे अच्छी कविता वो होगी जो मनुष्य के साथ प्रकृति यानी समस्त चराचर क्षेत्र के मार्मिक तथ्यों को सामने लाएगी। जब कभी हमारी भावना का प्रसार इतना विस्तीर्ण और व्यापक होता है
कि हम अनंत व्यक्त सत्ता के भीतर नर सत्ता के स्थान का अनुभव करते हैं। अनंत व्यक्त सत्ता, अनंत व्यक्त सत्ता। देखो अनंत क्या है? ईश्वर। और व्यक्त का मतलब क्या है? सामने आना। तो ईश्वर किन किन रूपों में सामने आता है? इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं सब ईश्वर के रूप है। इस संसार में जितना भी जड़ पदार्थ है वो सब ईश्वर का रूप है। नदियां, पेड़, झरने, हवा, पानी, बरसात, जो भी है वो सब अनंत की व्यक्त सत्ता है। तो क्या लिखते हैं वो? जब भी हमारी भावना का प्रसार इतना विस्तीर्ण और व्यापक होता है, जब हम इतना बड़ा सोचने लगते हैं कि हम अनंत व्यक्त सत्ता के भीतर नर सत्ता के स्थान का अनुभव करते हैं, कि हम सोचते हैं कि जो इस समस्त प्रकृति के बीच में मौजूद है वो ही हमारे भीतर है, हम और ये एक ही है, हमारे आसपास जो भी है वो सब एक है। अगर कोई ये सोचेगा तब उसकी दृष्टि व्यापक मानी जाएगी। अगर वो व्यक्ति जो बरगद के नीचे बैठा था वो ये सोचता कि कुत्ता और मैं एक ही सृष्टि के हिस्से हैं और उसको भी वही अधिकार है जो मुझे है, तो वो कुत्ते को कभी मारकर भगाता नहीं। ठीक है। जब कभी हमारी भावना का प्रसार इतना विस्तीर्ण और व्यापक होता है कि हम अनंत व्यक्त सत्ता के भीतर नर सत्ता के स्थान का अनुभव करते हैं, तब हमारी पार्थक्य बुद्धि यानी अलग सोचने की बुद्धि का परिहार हो जाता है। हम विशिष्ट हैं, हम ज्यादा सभ्य हैं, हमें ही ज्यादा अधिकार है, पृथ्वी हमारी है ना, ये सब बातें हम सोचना बंद कर देंगे। तब हमारी पार्थक्य बुद्धि का परिहार हो जाता है। ठीक है। उस समय हमारा हृदय ऐसी उच्च भूमि पर पहुंचता है जहां उसकी वृत्ति प्रशांत और गंभीर हो जाती है, उसकी अनुभूति का विषय ही कुछ बदल जाता है। अगर हम ऐसा सोचने लगते हैं कि इस संसार में समस्त जड़ जगत जीव प्रकृति जो कुछ है वो हमारा हिस्सा है, हमारा साझेदार है, हम उसके बीच के और वो हमारे बीच का है ना, तब हम मनुष्यता की एक उच्च भूमि पर चले जाते हैं। मनुष्यता की उच्च भूमि पर जाना कविता के लिए आवश्यक है। ये भी मैं बार बार कर रहा हूं, मैंने पिछली एक क्लास में भी कहा था, अभी भी आगे एक टॉपिक ऐसा आएगा। तथ्य चाहे नर क्षेत्र के हों चाहे अधिक व्यापक क्षेत्र के हों, कुछ प्रत्यक्ष होते हैं और कुछ गूढ़ होते हैं। जो तथ्य हमारे किसी भाव को उत्पन्न करें उसे उस भाव का आलंबन कहना चाहिए। ठीक है। जैसे मान लो हमने नायक और नायिका को देखा और हमारे भीतर रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ, तो वो जो नायक और नायिका वो हमारे रति नामक स्थायी भाव के आलंबन है। ठीक है। जो तथ्य हमारे किसी भाव को उत्पन्न करें, जैसे अगर किसी को हमने शत्रु को देखा और शत्रु को देखते ही हमारे अंदर क्रोध पैदा हो गया, तो शत्रु हमारे क्रोध का आलंबन है। समझ गए? जो तथ्य हमारे किसी भाव को उत्पन्न करें उसे उस भाव का आलंबन कहना चाहिए। ऐसे रसात्मक तथ्य आरंभ में ज्ञानेंद्रियों उपस्थित करती है। शुरुआत कहाँ से होती है इनकी? आंखों से, त्वचा से। जैसे आप किसी को देखोगे सबसे पहले, जैसे शत्रु को देखकर आपके मन में क्रोध आया, तो सबसे पहले काम किसने किया? आंखों ने किया। उसके बाद में बात हृदय तक पहुंचती है। ऐसे रसात्मक तथ्य आरंभ में ज्ञानेंद्रियों उपस्थित करती है, फिर ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना या कल्पना उनकी योजना करती है। सबसे पहले हमने एक डेटा लिया कि मेरे सामने एक शत्रु है, और ये डेटा हमने लिया आंख से। अच्छा, जैसे ही हमने शत्रु का डेटा लिया, हमारे भीतर एक भावना उमड़ेगी, ये मेरा अहित करने वाला है, उसने मेरा तब अहित किया था, ये मेरा नाश करने वाला है, इसने मेरे ऊपर केस कर दिया था, उसने मुझे तब मारा था, ये मेरे पैसे खा गया, ये भावनाएं उमड़ेगी। देखो क्या करें, प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ऐसे रसात्मक तथ्य आरंभ में ज्ञानेंद्रियां उपस्थित करती है, फिर ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना या कल्पना उसकी योजना करती है। अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों के संचार के लिए मार्ग खोलता है। फिर से एक सूत्र आया है, ज्ञान ही भावों के संचार के लिए मार्ग खोलता है। अब आप कल्पना कर लिए, एक भोला आदमी है, उस भोले आदमी का किसी आदमी ने 10 बार अहित कर दिया, 10 बार उसका नाश कर दिया, और वो भोला आदमी को समझता नहीं है। अब 11वीं बार वो भोले आदमी के सामने उसका शत्रु आएगा, उसका दुश्मन है, लेकिन भोले आदमी के मन में कोई भाव नहीं जागेगा, क्योंकि भोले आदमी को ज्ञान नहीं है कि ये तुम्हारा शत्रु है, ये तुम्हारा अहित कर सकता है। इसलिए शुक्ल जी का सूत्र बहुत काम का है कि ज्ञान ही भावों के संचार के लिए मार्ग खोलता है। छोटे बालक को ज्ञान नहीं होता तो उसके मन में भाव भी सीमित होंगे। जैसे छोटे बालक को लालच नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अपने पराये के प्रति उसके मन में ज्यादा भावना नहीं होती, इसलिए उसके मन में भाव सीमित होंगे। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। बड़े सुंदर दूसरा सूत्र जहां पे कई जगह तो वो सूत्र की कभी कभी मैं कहता हूं कि कभी कभी उनके ऐसे पैराग्राफ आते हैं
कि वो ड्राई फ्रूट से भरी हुई जैसे कटोरी हो, है ना, ड्राई फ्रूट की भरी हुई कटोरी, उसमें उसमें पोषक ही पोषक तत्व होते हैं, उसमें फालतू की चीज़ें नहीं होती। अब जैसे आप कोई ऐसी चीज़ लेके आएंगे, गेहूँ है तो उसमें कुछ फटकारेंगे, कुछ बाहर निकालेंगे, छीलते जाएंगे बाहर, फिर काम की चीज़ बचेगी। ड्राई फ्रूट्स की टोकरी का मतलब ये कि उसमें कुछ मतलब बेकार कुछ है ही नहीं। तो कभी कभी ऐसा पैराग्राफ भी आते हैं, ज्ञान का जैसे जैसे प्रसार होगा वैसे ही वैसे भावों का प्रसार होगा। आरंभ में मनुष्य की चेतन सत्ता अधिकतर इंद्रियज ज्ञान की समष्टि के रूप में ही जाई, फिर ज्यो ज्यो अंतःकरण का विकास होता गया, सभ्यता बढ़ती गई, त्यों त्यों मनुष्य का ज्ञान बुद्धि व्यवसायत्मक भी हो गया। शुरुआत में तो वह ज्ञान केवल इंद्रियों से ग्रहण करता था, फिर उसने ज्ञान को यहां से भी क्रिएट करना शुरू किया। अब वह डेटा लेता है, डेटा को और ज्यादा भीतर और ज्ञान पैदा कर देता है उस डेटा से, ठीक है। अब मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र बुद्धि व्यवसायत्मक या विचारात्मक होकर बहुत ही विस्तृत हो गया है, अतः उसके विस्तार के साथ हमें अपने हृदय का विस्तार भी बढ़ाना होगा। विचारों की क्रिया से वैज्ञानिक विवेचन और अनुसंधान द्वारा उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मर्मस्पर्शी पक्ष का मूर्त और सजीव चित्रण भी, उसका इस रूप में प्रत्यक्षीकरण भी कि वह हमारे किसी भाव का आलंबन हो सके, कवियों का काम और उच्च काव्य का लक्षण होगा। देखो कितनी खतरनाक बात वो कह रहे हैं। विचारों की क्रिया से, पहली बात तो हम ज्ञान कहां से ले रहे थे? शुरुआत में केवल इंद्रियों से ले रहे थे, हमने देखा और मान लिया। अब हम देख के सोचते हो रहे हैं, उस ज्ञान को भीतर भीतर प्रोसेसिंग करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। इसलिए वो कह रहे हैं कि विचारों की क्रिया से, फिर वैज्ञानिक विवेचन और अनुसंधान द्वारा उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मर्मस्पर्शी पक्ष का मूर्त और सजीव चित्रण भी, उसका इस रूप में प्रत्यक्षीकरण कि वह हमारे किसी भाव का आलंबन हो सके। इसका मतलब है कि जो डेटा हमने लिया है और उसको हमने अपने विचार से बढ़ाया है, वैज्ञानिक विवेचन से बढ़ाया है, अनुसंधान द्वारा उद्घाटित किया है, उस डेटा का इस रूप में चित्रण करना है कि वह हमारे किसी भाव को जगा सके, तब कविता बनेगी। ऊपर भी यही बात आई थी। पहली कंडीशन क्या है? ज्ञान। अगर ज्ञान आएगा, हम किसी चीज को जानेंगे, तो फिर दूसरी कंडीशन क्या है? भाव। तब हम भावुक होंगे। तो शुक्ल जी कहते हैं पहले ज्ञान हमारा सीमित था, तो भाव हमारे सीमित थे। बच्चे का ज्ञान सीमित होता है, उसके भाव भी सीमित होते हैं। सृष्टि की शुरुआत में हमारा ज्ञान सीमित था, तो हमारे भाव भी सीमित थे। लेकिन अब हमारा ज्ञान बढ़ गया है, हम विचार कर करके उसको और बढ़ा देते हैं। अनेक प्रकार के टेक्निक के चलते हमने उसको और बढ़ा लिया है। लेकिन अब जो भी ज्ञान है उसको इस रूप में वर्णन किया जाए, उसको इस रूप में रखा जाए कि वह कोई भी भाव जगाने में समर्थ हो सके, हमारे किसी भाव का आलंबन हो सके। ठीक है, ये कवियों का काम है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन तथ्यों और परिस्थितियों के मार्मिक रूप न जाने कितनी बातों की तह में छिपे होंगे। इसलिए कभी कभी कोई एक ही बात को अलग अलग कवि अलग अलग तरीकों से कहते हैं और अलग अलग भावों को जागृत कर देते हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे शंभुक वध है, उसको लेकर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से लिखा है। एक ही घटना के पीछे लोग अलग अलग तरीके से उसे पेश करते हैं, और जब वो अलग अलग तरीके से पेश करते हैं तो हमारे मन में उसके प्रति अलग अलग भाव जगते हैं। ठीक है, तो पता नहीं कौन सी परतों के नीचे कौन से भाव छुपे हुए, या पूरी स्लाइड में कहा क्या जा रहा है। एक अलग बात सामने आई है कि पहले हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, सूचना प्राप्त करेंगे, डेटा प्राप्त करेंगे। जैसे ज्ञान हमारे भीतर आएगा वैसे हमारे भीतर भाव उमड़ेगा। ठीक है, तो कविता में कवि का ये काम है कि जो ज्ञान या सूचना जो भी उसके पास आए उसको इस रूप में पेश किया जाए कि वह लोगों के भावों का आलंबन हो सके, लोगों में भाव को जागृत कर सके, उस कविता को पढ़कर लोगों में भाव जागृत हो। ठीक है, काव्य और व्यवहार, ये भी एक, हालांकि अब छोटे छोटे बिंदु है, एक बिंदु पर हम और बात करेंगे। मुझे लगता है कि बहुत छोटे वीडियो बनाना भी ठीक नहीं, तो एक बिंदु पर और बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। काव्य और व्यवहार का मतलब क्या है? देखो, असल में कविता में भावुकता होनी जरूरी है, तब वह आदमी को प्रेरित करेगी। अगर कोई कविता को सुनकर किसी व्यक्ति में प्रेरणा आती है तो वह तभी आएगी जब कविता में कोई भाव होगा। शुक्ल जी ऐसा मानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए भाव ज्यादा आवश्यक है। मुझे लगता है मैं बाहर रह रहा हूँ फ्रेम से ना। अच्छा, आ रहा है, ठीक।
ओके। भावों या मनोविकारों के विवेचन में हम कह चुके हैं, अच्छा भाव या मनोविकार का विवेचन उन्होंने पहले किसी निबंध में किया कि मनुष्य को कर्म में प्रेरित करने वाली मूल वृत्ति भावात्मिका है। एक सूत्र आ गया फिर से, मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति भावात्मिका है। तो मनुष्य किसी कर्म के प्रति प्रेरित होगा तो भाव से होगा। रामचंद्र शुक्ल ने जितने निबंध लिखे हैं मनोविकार के, चाहे वो उत्साह है, श्रद्धा और लोभ और प्रीति है, या भय है ना, वो सारे के सारे भावों के पीछे वो कहते हैं ये सब भाव हमें प्रेरणा देते हैं काम करने की। भय भी हमारे लिए प्रेरक है, भाव चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, वो सब प्रेरक है। ठीक है, तो वो कहते हैं मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली, आदमी को काम लगाने वाली मूल जो शक्ति है वो कौन सी है? भावात्मिका है। केवल तर्क बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य में लगते नहीं। केवल किसी बात का दिमाग में हमारे विचार आ जाए, तर्क बुद्धि आ जाए, तो उससे को हम काम को करते नहीं। जहां जटिल बुद्धि व्यापार के अनंतर, जटिल बुद्धि व्यापार के अनंतर का मतलब उसके बाद किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है, वहां भी तह में कोई भाव या वासना ही छिपी रहती है। तो शुक्ल जी इस बात में कहना चाहते हैं, यहां एक सूत्र को आप याद कर लें। शुक्ल जी कहते हैं किसी भी काम को करने के पीछे कोई भावना होती है, बस बात तो ये। अब शब्दावली इसकी किसी प्रकार से आ सकती है, मुझे लगता है निबंध भी है वैसी आएगी, और क्यों आएगी। चाणक्य जिस समय अपनी नीति की सफलता के लिए किसी निष्ठुर व्यापार में प्रवृत्त दिखाई पड़ता है, उस समय वह दया, करुणा आदि सब मनोविकारों या भावों से परे दिखाई पड़ता है। लगता है कि जैसे उसमें कोई दया नहीं है, कोई करुणा नहीं है, लेकिन गौर में करके भीतर जाके देखा जाए तो उसमें कोई इनको भाव मिलेगा। ये शुक्ल जी कहना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं। चाणक्य जिस समय अपनी नीति की सफलता के लिए किसी निष्ठुर व्यापार में प्रवृत्त दिखाई पड़ता है, उस समय वह दया, करुणा आदि सब मनोविकारों या भावों से परे दिखाई पड़ता है। पर थोड़ा अंतर्दृष्टि गड़ाकर देखने से कौटिल्य को नचाने वाली डोर का छोर भी अंतःकरण के रागात्मक खंड की ओर मिलेगा। अंतःकरण में कोई न कोई भाव है, तभी वो कुछ ऐसा कर रहा है। प्रतिज्ञा पूर्ति की आनंद भावना और नंद वंश के प्रति क्रोध या बैर की वासना बारी बारी से उस डोर को हिलाती रहती है। चाणक्य कह रहा है कि मैं राष्ट्र के कल्याण के लिए ऐसा कर रहा हूं, लेकिन नंद के प्रति वैर की भावना भी उसके मन में भीतर कहीं ना कहीं जागृत होती है ना। तो हम कोई काम करते हैं ना, तो किसी भावना के वशीभूत होकर करते हैं। इसका बहुत सीधा उदाहरण हमारे यहाँ गांव में दिया जाता है। चुनाव के अंदर एक आम भाषा में एक बात की जाती है कि वोट तो बढ़त गो है ना, वोट तो बढ़त गो है, यानी उसके मन में कोई ऐसी भावना है उसके प्रति, है ना, जिसको वोट देता है, और एक भावना उसके प्रति भी है जिसको वोट नहीं देता है। अर्वाचीन राष्ट्र नीति, अर्वाचीन क्या मतलब आधुनिक, प्राचीन का विपरीत है ये। अर्वाचीन राष्ट्र नीति के गुरु घंटाल जिस समय अपनी किसी गहरी चाल से किसी देश की निरपराध जनता का सर्वनाश करते हैं, उस समय वे दया आदि दुर्बलताओं से निर्लिप्त केवल बुद्धि के कठपुतले दिखाई पड़ते हैं। पर उनके भीतर यदि छानबीन की जाए तो कभी अपने देशवासियों के सुख की उत्कंठा, कभी अन्य जाति के प्रति घोर विद्वेष, कभी अपनी जातीय श्रेष्ठता का नया या पुराना घमंड इशारे करता हुआ मिलेगा। आपको लगता है कि जो आदमी कत्ल कर रहा है उसमें कोई भाव नहीं है, कत्ल कर रहा है उसमें भी कोई भाव है। या तो अपनी जाति को बचाना चाहता है या दूसरी जाति को मारना चाहता है, उसके अंदर भाव जरूर है कोई न कोई। बात यह है कि केवल इस बात को जानकर ही हम किसी काम को करने या न करने के लिए तैयार नहीं होते कि वह काम अच्छा है या बुरा है, लाभदायक है या हानिकारक। जब उसकी या इसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारी भावना में आती है तो आह्लाद, क्रोध, करुणा, भय, उत्कंठा आदि का संचार कर देती है, तभी हम उस काम को करने या न करने के लिए उद्यत होते हैं। वही बात कह रहे हैं, वो काम हम कभी तभी करेंगे जब उस काम के प्रति हमारा कोई भावना होगी, ये कहना चाहते हैं। शुद्ध ज्ञान या विवेक में कर्म की उत्तेजना नहीं होती। फिर से सूत्र देखिए, ज्ञान या विवेक बुद्धि का विषय है। वो कहते हैं शुद्ध ज्ञान या विवेक में कर्म की उत्तेजना नहीं होती। कर्म प्रवृत्ति के लिए मन में कुछ वेग यानी संवेग का आना आवश्यक है। दूसरा सूत्र है, ये एक सूत्र है और ये दूसरा सूत्र है। ये नेगेटिव सूत्र है और ये पॉजिटिव सूत्र है। सूत्र किसी के भी, सूत्र शुक्ल जी के कभी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यदि किसी जन समुदाय के बीच कहा जाए कि अमुक देश तुम्हारा इतना रुपया प्रतिवर्ष उठा ले जाता है, तो संभव है कि उस पर कुछ प्रभाव न पड़े।
पर यदि दारिद्र्य और अकाल का भीषण और करुण दृश्य दिखाया जाए तो पेट की ज्वाला से जले हुए कंकाल कल्पना के सम्मुख रखे जाएं और भूख से तड़पते हुए बालक के पास बैठी हुई माता का आर्त क्रंदन सुनाया जाए तो बहुत से लोग क्रोध और करुणा से व्याकुल हो उठेंगे और इस दशा को दूर करने का यदि उपाय नहीं तो संकल्प अवश्य करेंगे। अगर आप देशवासियों कहें कि तुम्हारा देश गर्त में जा रहा है, जैसे भाषण देते रहते हैं लोग, भाषण में कहते हैं कि हमारा इतना पैसा बाहर चला गया और हम ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे हैं, है ना, हमारा देश का नुकसान हो रहा है, हम खड़े खड़े देख रहे हैं, हमारी जाति का नुकसान हो रहा है, हम खड़े खड़े देख रहे हैं, तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। उनको कोई चित्र दिखा दिया जाए तो, उनको ऐसी कोई फिल्म दिखा दी जाए तो, उनको ऐसी कोई कविता सुनाई मतलब दी जाए तो फिर उनको मतलब वो अंदर से एक जोश से भर उठेंगे। और शुक्ल जी कहते हैं कि वो उस दशा को बदलने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो संकल्प अवश्य करेंगे। ठीक है, पहले ढंग की बात कहना राजनीतिज्ञ अर्थशास्त्री का काम है। पहले ढंग की बात का मतलब है कि भाषण देना, तथ्य बताना, ये राजनीतिज्ञ अर्थशास्त्री का काम है। और पिछले प्रकार की दृश्य भावना मन में लाना कवि या कलाकार का काम है। पिछले प्रकार का मतलब है कि उसमें उसकी मार्मिक बात को बाहर लाना। देखो, विदेश में गरीबी है, ये एक तथ्य है, और गरीबी की वजह से लोग परेशान हैं, लोग भूखे हैं, सो नहीं पाते, कपड़े फटे हुए, ये एक मार्मिक तथ्य है। तो पहली बात को राजनीतिक या अर्थशास्त्री कहेगा और दूसरी बात को कवि या कलाकार कहेगा। अतः यह धारणा कि काव्य व्यवहार का बाधक है, उसके अनुशीलन से अकर्मण्यता आती है, ठीक नहीं है। शायद ये प्लेटो के उदाहरण के बारे में बात करें। प्लेटो ने कहा था कि कविता है वो आदमी को एक प्रकार से अकर्मण्य बनाती है, कविता व्यक्ति को कमजोर बनाती है। उसके खिलाफ बात कर रहे हैं शुक्ल जी। भाई ये धारणा कि काव्य व्यवहार का बाधक है, कविता मनुष्य को कार्य करने में बाधा करती है, आचरण में बाधा देती है, कविता के अनुशीलन से अकर्मण्यता आती है, निष्क्रिय आती है, यह बात ठीक नहीं है। शुक्ल जी ये कह रहे हैं कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार कर देती है। कविता हमारा भाव प्रसार करती है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए सोचता है, अगर 100 कविताएं पढ़ेगा तो हो सकता है वो दूसरों के लिए सोचना शुरू कर दे। ये कविता का भाव प्रसार हुआ। कविता भाव प्रसार करती है, हमें संकुचित दृष्टि से, संकुचित मानसिकता से ऊपर उठाती है कविता। तो कविता से हमारा क्या हुआ? भाव प्रसार। तो पहले हम केवल अपने लिए काम कर रहे थे, लेकिन कविताएं पढ़ने के बाद में हम दूसरों के लिए भी काम कर रहे हैं। तो फिर कविता ने तो भाव प्रसार के द्वारा कर्म क्षेत्र का क्या किया है? विस्तार किया है। यह भी सूत्र है। कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार कर देती है। उक्त धारणा का आधार यदि कुछ हो सकता है तो यही कि जो भावुक या सहृदय होते हैं अथवा जो काव्य के अनुशीलन से जिनके भाव प्रसार का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, उनकी वृत्तियां उतनी स्वार्थबद्ध नहीं रह सकती। यहाँ 3 लाइनों में कह रहे हैं कि जो भावुक या सहृदय होते हैं और जिनके भाव का प्रसार हो जाता है, वो कभी भी स्वार्थी नहीं होते। कभी कभी वे दूसरों का जी दुखाने के डर से, आत्म गौरव या कुल गौरव या जाति गौरव के ध्यान से, अथवा जीवन के किसी पक्ष की उत्कर्ण भावना में मौन होकर अपने लाभ के कर्म में अतत्पर या उससे विरत देखे जाते हैं। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों का जी दुखने के डर से कोई काम नहीं करते, यार फलाना काम करेंगे तो दूसरा दुखी होगा। कभी कभी वो आत्म गौरव, कुल गौरव और जाति गौरव के ध्यान से कोई काम नहीं करते, भले ही लाभ हो रहा हो फिर भी नहीं करते। कभी कभी जीवन के किसी पक्ष की उत्कर्ण भावना में मौन होकर अपने लाभ के कर्म में अतत्पर हो जाते हैं। अपना लाभ है फिर भी वो काम नहीं करते, उनको लगता है कि इससे दूसरे लोग दुखी होंगे, है ना, या उससे हट जाते हैं, विरत हो जाते हैं। ऐसे लोग होंगे। जाहिर सी बात है, अपने लाभ का काम भी हम छोड़ दें ये सोच कर या कि दूसरे को कष्ट नहीं हो जाए, इसका मतलब उसका हृदय वो विशाल है, उसका हृदय संकुचित नहीं है। अब अगर उसको कोई मान लो भाई, जैसे एक आदमी है वो अपने लाभ का काम छोड़ देता है, अपना बिजनेस इसलिए बंद कर देता है कि यार उससे दूसरे लोग परेशान हो रहे हैं। अब इस आदमी को कोई ऐसा आदमी देखे जो केवल पैसे को जानता है, जो केवल प्रॉफिट को जानता है, तो वो क्या कहेगा? यार तो मूर्ख है, बेवकूफ है, अपना चलता फिरता धंधा बंद कर दिया। शुक्ल जी आगे पैराग्राफ में यही बात करें। अतः अथोगम से हरिष्ट स्व कार्य साधेत के अनुयायी काशी के ज्योतिषी और कर्मकांडी, स्व कार्य साधेत केवल अपना काम देखो, ऐसा मानने वाले काशी के ज्योतिषी और कर्मकांडी, कानपुर के बनिए दलाल, कचहरियों के अमले और मुख्तार, ऐसों का कार्य भ्रष्टकारी, ऐसों को
ऐसों को किनको? जो अपना लाभ भी छोड़ देते हैं दूसरों के हित के लिए। ऐसों को कार्य भ्रष्टकारी मूर्ख, कार्य का नाश करने वाला मूर्ख, निरा निठल्ला या खब्त उल हवास समझ सकते हैं। खब्त उल हवास भी निकम्मा ही होगा इसका अर्थ भी। कहने का मतलब है कि जो आदमी इस संसार में भला आदमी है, जिसका हृदय विशाल है, वो अपना लाभकारी कार्य भी इसलिए छोड़ देता है कि यार दूसरे को परेशान नहीं हो। तो जो स्वार्थी लोग हैं, स्व कार्य साधित लोग हैं, दलाल और ऐसे अफसरशाही के लोग हैं, वो उनको क्या समझेंगे? ये तो मूर्ख है, काम का नाश करने वाला है ना, खब्त उल हवास है, ऐसा समझेंगे। ठीक है। जिनकी भावना किसी बात के मार्मिक पक्ष का चित्रानुभव करने में तत्पर रहती है, जिनके भाव चराचर के बीच किसी के भी आलंबनोपयुक्त रूप या दशा में पाते ही उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं, वे सदा अपने लाभ के ध्यान से या स्वार्थ बुद्धि द्वारा ही परिचालित नहीं होते। ऐसे लोग जो किसी को भी दुखी देखते हैं तो उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। कोई फूल को देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, किसी बुरी घटना को देखेंगे तो दुखी हो जाएंगे, किसी दरिद्र को देखें तो कारुणिक हो जाएंगे। ऐसे लोग केवल अपने स्वार्थ से परिचालित नहीं होते, उनकी यही विशेषता अर्थपरायणों को, धन कमाने वालों को, अपने काम से काम रखने वालों को यानी स्वार्थियों को एक त्रुटि सी लगती है। जो आदमी स्वार्थी होगा, जो केवल धन को महत्वपूर्ण समझता है, वो उस भले आदमी को बेकार समझेगा, वो समझेगा ये भूल कर रहा है, त्रुटि है। कवि और भावुक हाथ पैर न हिलाते हों, यह बात नहीं है, पर अर्थियों के निकट उनकी भौतिक क्रियाओं का कोई अर्थ नहीं होता। अर्थियों का मतलब है धन कमाने वाले लोग। कवि और भावुक लोग होते हैं, उनको पैसे वाले लोग कुछ नहीं समझते, वो समझते हैं ये बेकार चीज है, ये बिल्कुल बेकार आदमी, जिसका केवल उद्देश्य केवल लाभ कमाना है, वो कवियों को और भावुकों को वो ठीक ढंग से नहीं देखते। ठीक है, ये शुक्ल जी कहना चाहते हैं। मनुष्यता की उच्च भूमि की बात हम करेंगे। ठीक है, थोड़ी बात कर लेते। मनुष्य की चेष्टा और कर्म कलाप से भावों का मूल संबंध निरूपित हो चुका है। हमने बात की है बार बार कि मनुष्य की चेष्टाओं और कर्म कलाप से भावों का मूल संबंध किस प्रकार से, ये हमने बात कर दी है। और यह भी दिखाया जा चुका है कि कविता इन भावों या मनोविकारों के क्षेत्र को विस्तृत करती हुई उनका प्रसार करती है। ये बात हमने कर ली है कि कविता मनुष्य के भावों को विस्तृत करती है और उसका प्रसार करती है। पशुत्व से मनुष्यत्व में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता है, पशु जितना डेटा ले सकता है, मनुष्य उससे ज्यादा डेटा ले सकता है। पशुत्व से मनुष्यत्व में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रकार की विशेषता है, प्रसार की विशेषता है, उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार की भी सूत्र फिर आ गया है ना। ऐसी पंक्तियां सीधी आ सकती है। पशुत्व से मनुष्यत्व में जिस प्रकार, जाहिर सी बात है कि पशु से ज्यादा मनुष्य डेटा ले सकता है और पशु से ज्यादा मनुष्य ज्यादा भावुक हो सकता है, ये बात वो कह रहे हैं। पशुओं के प्रेम की पहुंच प्राय अपने जोड़े, अपने बच्चे या खिलाने पिलाने वाले तक होती है। जो गुड़ खिलाता है उसका वो हाथ भी चाट लेते हैं, और जो उसको हुड़कता है हो सकता है उसको मार भी दे। इसी प्रकार उनका क्रोध भी अपने सताने वालों तक ही होता है, स्व वर्ग या पशु मात्र को सताने वालों तक नहीं पहुंचता। यानी अगर एक कुत्ते को आपने मारा है तो हो सकता है वो कुत्ता आपके प्रति शत्रुता रखे, लेकिन दूसरा कुत्ते आपके प्रति शत्रु नहीं रखेंगे, है ना। स्व वर्ग, अपने वर्ग का उनको कोई ध्यान नहीं है। पशु मात्र, एक पशु को आपने सताया तो दूसरे पशुओं को इससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो केवल अपने तक सीमित रहते हैं। अब कहने की जरूरत नहीं है, शुक्ल जी की भाषा में कहूं तो अगर इस प्रकार कोई अपने तक सीमित है तो फिर वो पशु है, मनुष्य नहीं। पर मनुष्य में ज्ञान प्रसार के साथ साथ भाव प्रसार भी क्रमशः बढ़ता गया है। अपने परिजनों, अपने संबंधियों, अपने पड़ोसियों, अपने देशवासियों, और कई कई ऐसे हैं जो विश्व मात्र के लोगों के लिए सोचते हैं। वसुदेव कुटुंबकम ऐसा ही भाव है। ठीक है, मनुष्य में ज्ञान प्रसार के साथ साथ भाव प्रसार भी क्रमशः बढ़ता गया है। अपने परिजनों, अपने संबंधियों, अपने पड़ोसियों, अपने देशवासियों, क्या मनुष्य मात्र और प्राणी मात्र तक से प्रेम करने भर को जगह उनके हृदय में बन गई है। ऐसे भी लोग हैं जो समस्त संसार में प्राणी मात्र का हित चाहते हैं। वो मनुष्यता की सबसे ऊंची भूमि होगी, मानवीयता, इंसानियत की सबसे ऊंची भूमि वो होगी। ठीक है, उसी की चर्चा कर रहे हैं इस पैराग्राफ में। मनुष्य की त्योरी मनुष्य को ही सताने वाले पर नहीं चढ़ती। मनुष्य जब त्योरी चढ़ने वाला क्रोध करना, तो मनुष्य केवल इस बात पे क्रोध नहीं करता कि तुम मनुष्य को सता रहे हो, नहीं चढ़ती। गाय, बैल और कुत्ते बिल्ली को सताने वालों पर भी चढ़ती है। पशु की वेदना देखकर भी उसके नेत्र सजल होते हैं।
बंदर को शायद बंदरिया के मुंह में सौंदर्य दिखाई पड़ता होगा, पर मनुष्य, पशु, पक्षी, फूल पत्ते और रेत पत्थर में भी सौंदर्य पाकर मुग्ध होता है। इस प्रकार हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है। स्मारक स्तंभ का मतलब होता है जो किसी चीज का प्रतीक हो। जैसे हमने देखा है कि उसने वो युद्ध जीतने के बाद में वहां पे एक स्मारक स्तंभ बनाया था। तो हृदय प्रसार का कोई चिन्ह है, हृदय प्रसार की कोई निशानी है, हृदय प्रसार का कोई संकेत है, कहीं कोई दिखाई देती है कोई चीज तो वो कविता है। इस प्रकार हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है, जिसकी उत्तेजना से हमारे जीवन में एक नया जीवन आ जाता है। हम सृष्टि के सौंदर्य को देखकर रसमग्न होने लगते हैं। कोई निष्ठुर कार्य हमें असह्य होने लगता है। हमें जान पड़ता है कि हमारा जीवन कई गुना बढ़कर सारे संसार में व्याप्त हो गया है। कब? जब हम साहित्य में रुचि लेंगे तब। कवि वाणी के प्रसाद से हम संसार, कवि वाणी के प्रसाद से यानी कविता के प्रसाद से, यानी काव्य के प्रसाद से, यानी काव्य की कृपा से हम संसार के सुख दुख, आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। जाहिर सी बात है, हम स्वार्थ मुक्त होंगे तभी तो आनंद महसूस करेंगे। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है और मनुष्यता की उच्च भूमि की प्राप्ति होती है। किसी अर्थ पिशाच यानी धन के पीछे प्रेत हो जाए उसको अर्थ पिशाच कहा है। किसी अर्थ पिशाच कृपण को देखिए, जिसने केवल धन के लालच के वशीभूत होकर क्रोध, दया, श्रद्धा, भक्ति, आत्माभिमान आदि भावों को एकदम दबा दिया है और संसार के मार्मिक पक्ष से मुंह मोड़ लिया है। नए सृष्टि के किसी रूप माधुर्य को देख वह पैसों का हिसाब किताब भूल कभी मुग्ध होता है, यानी रूप माधुर्य को देखकर वह कभी मुग्ध नहीं होता। न किसी दीन दुखिया को देख वह कभी करुणा से द्रवीभूत होता है, न कोई अपमान सूचक बात सुनकर क्रुद्ध या क्षुब्ध होता है। यदि उसे किसी लोम हर्षण अत्याचार की बात कही जाए तो वह मनुष्य धर्मानुसार क्रोध या घृणा प्रकट करने के स्थान पर क्या कहेगा? रुखाई के साथ कहेगा, जाने दो, हमसे क्या मतलब, चलो अपना काम देखें। ऐसा व्यक्ति संकुचित हृदय का है, ऐसा व्यक्ति बंधे हुए हृदय का है, ऐसा व्यक्ति कविता में कोई काम का नहीं है। यह महाभयानक मानसिक रोग है। कोई इस प्रकार से संकुचित हृदय का है तो एक प्रकार से रोग है। यह महाभयानक मानसिक रोग है। इससे मनुष्य आधा मर जाता है। किससे? अगर कोई मनुष्य मनुष्यता की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचता, अगर कोई मनुष्य केवल अपने बारे में सोचता है, अगर कोई मनुष्य अपने लाभ, अर्थ आदि के बारे में सोचता है, तो मनुष्य आधा मरा हुआ है। इसी प्रकार किसी महाक्रूर पुलिस कर्मचारी को जाकर देखिए, जिसका हृदय पत्थर के समान जड़ और कठोर हो गया है, जिसे दूसरे के दुख और क्लेश की भावना स्वप्न में भी नहीं होती। ऐसों को सामने पाकर स्वभावतः यह मन में आता है कि क्या इनकी भी कोई दवा है? इनकी दवा कविता है। जिनके हृदय संकुचित हो गए हैं, जो केवल अपने तक सीमित हैं, जो केवल धन को ही सब कुछ समझते हैं, जिनके हृदय कठोर हो चुके हैं, जो दूसरे के दुख से दुखी नहीं होते, जो दूसरे के सुख में खुश नहीं होते, जो किसी सौंदर्य को देखकर द्रवीभूत नहीं होते, जो किसी गरीब को देखकर कारुणिक नहीं होते, जो अपमान को सुनकर क्रोधित नहीं होते, उन सब की दवा कविता है। क्योंकि वो सब मरीज हैं, वो मानसिक रोगी हैं। ठीक है, कविता ही हृदय को प्रकृति दशा में लाती है। यहाँ प्रकृति नहीं होना चाहिए था, प्राकृत दशा। प्रकृति का मतलब स्वाभाविक, जैसा होना चाहिए। दिल कैसा होना चाहिए? दिल ऐसा ही होना चाहिए भाई। दिल का तो मतलब अगर कोई दिल किसी पर पसीजता नहीं है, किसी को देखकर द्रवीभूत नहीं होता, कारुणिक नहीं होता, क्रोधित नहीं होता, तो इसका मतलब दिल अपना काम नहीं कर रहा। तो दिल स्वाभाविक दशा में ऐसा होना चाहिए कि वो काम करे। तो कविता ही हृदय को प्रकृति दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। कविता धीरे धीरे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। भाव योग की सबसे उच्च कक्षा पर मनुष्य का जगत के साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाता है। मतलब मैं ऐसा महसूस करता हूँ ये बात व्यक्तिगत रूप से कि अगर कोई 100, 200, 300 किताब अच्छे साहित्य के पढ़ लेगा तो वो किसी का गला नहीं काटेगा, किसी पर यूं अत्याचार नहीं करेगा। वो सोचेगा 2 मिनट कोई बात, उसकी अलग भाव सत्ता नहीं रह जाती, उसका हृदय विश्व हृदय हो जाता है। उसकी अश्रुधारा में जगत की अश्रुधारा का, उसके हास विलास में जगत की आनंद नृत्य का, उसके गर्जन तर्जन में जगत के गर्जन तर्जन का आभास मिलता है। वह विश्व नागरिक हो जाता है। भावना और कल्पना आदि पर बाद में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप कितना समझ पा रहे हैं और कितना नहीं समझ पा रहे हैं इसमें निबंध में, इसके अलावा कुछ और अगर चाहते हैं तो मुझे बताएं। आज इतना ही, धन्यवाद।